अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। वजीर आज़म इमरान खान ये तासुर देना चाहते हैं कि वो और उनकी हुकूमत दबाव और मायूसी का शिकार नहीं है, मगर उस तासुर को ज़ाइल करने के लिए उन्होंने जो आज तकरीर की है उससे ये तासुर मजीद बढ़ा है या कम हुआ है। 2 दिन की छुट्टी जिसके बारे में खुद ही कयासराइयाँ शुरू हो गई थी कि उन्होंने छुट्टी क्यों की है, उसके बाद आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपोजिशन के खिलाफ जारहाना खिताब किया। गुज़िश्ता हफ्ते हुकूमत सख्त दबाव में रही, हुकूमत के अपने इत्तेहादियों ने हुकूमत के खिलाफ बयानात दिए। नवाज शरीफ के हवाले से हुकूमती बयानिया बार बार बदलता रहा, हर दिन के साथ बदलता रहा। फिर अदालती फैसला आया, साथ ही डील की बातें होने लगी और फिर वज़ीर आज़म इमरान खान भी अचानक 2 दिन की छुट्टी पर चले गए, जिसके बाद ये बातें होने लगी कि हुकूमत दबाव में आ गई है। ये भी कहा गया कि छुट्टी पर जाने से पहले वज़ीर आज़म की आर्मी चीफ से मुलाकात हुई थी, इसलिए कयासराइयाँ होने लगी और इतनी ज़्यादा कयासराइयाँ हुई कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज अपनी तकरीर में इसका जिक्र किया। यह भी ठीक अखबार में आया कि मैं बड़ी देर के बाद 2 दिन मैंने छुट्टी ली, बड़ी देर के बाद 2 दिन छुट्टी ली। उसके ऊपर भी अजीब अजीब चीज़ें आनी शुरू हो गई और जो आ रही थी वो मुझे जानते नहीं हैं। मुझे तो जब मैं क्रिकेट खेलता था, अगर कमज़ोर टीम आ जाती थी मैं कहता था मैंने नहीं खेलना, किसी और को खिलाओ इनके खिलाफ। मुझे तो चैलेंज लेके मज़ा आता है। ना सिर्फ वज़ीर आज़म इमरान खान ने वजाहत की, बल्कि इस हवाले से एयरवाई के प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड के मेज़बान काशिफ अब्बासी के मुताबिक उनकी DGI-SPR मेजर जनरल आसिफ गफूर से बात भी हुई। काशिफ अब्बासी के मुताबिक DGI-SPR का कहना था कि यह बात बिल्कुल बेबुनियाद है कि शायद किसी उमूर पर हुकूमत से कोई इख्तलाफ या इत्तफाक़ राय का फुक़दान है। उन्होंने वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ की मुलाकातें ना होने की खबर को भी मुस्तरद किया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ मुसलसल राब्ते में रहते हैं, जब भी ज़रूरत होती है मुलाकातें होती हैं, लेकिन हर मुलाकात मीडिया में रिपोर्ट नहीं होती है। गुज़िश्ता दिनों में 2 मुलाकातें या टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई और वो रिपोर्ट भी कर दी गई थी। DGI-SPR का यह भी कहना था कि जमहूरी हुकूमत की हिमायत कर रहे हैं, जो आइन के मुताबिक हमारी जिम्मेदारी है और इसमें किसी किस्म की कोई रियायत नहीं बरती जा सकती, क्योंकि ये पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए ज़रूरी है। अहम बात यह है कि कल अटॉर्नी जनरल और वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी शहजाद अकबर लाहौर हाई कोर्ट के फैसले की तारीफ़ें कर रहे थे और इसको अपनी हुकूमत की फतह करार दे रहे थे कि जो पाबंदियां लाहौर हाई कोर्ट के फैसले में नवाज शरीफ को बाहर जाने की इजाज़त के साथ लगा दी गई हैं, उससे हमारी हुकूमत के मौक़िफ़ की फतह हुई है। उससे शरीफ ख़ानदान पर और ज़्यादा अदालत के मामलात में सख्ती आएगी। मगर आज वज़ीर आज़म इस फैसले से खुश नहीं दिखाई दिए। आज वज़ीर आज़म ने चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा और जस्टिस गुलजार से कहा कि कमज़ोरों को इंसाफ की फराहमी के लिए इकदाम किए जाएँ। हुकूमत पैसा ना होने के बावजूद बंदोबस्त करके देगी ताकि अवाम का एतमाद अदालतों पर बहाल हो सके। गरीब और अमीर के लिए अलग अलग निज़ाम क्यों है? हमारे बड़े ज़हीन चीफ जस्टिस हैं, मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं, चीफ जस्टिस खोसा की और आने वाले चीफ जस्टिस गुलजार। उन दोनों से मैं आज कहना चाहता हूं कि हमारे मुल्क को आज़ाद करें इंसाफ देके। ये जो परसेप्शन बनी हुई है पाकिस्तान में कि ताकतवर के लिए एक कानून और कमज़ोर के लिए दूसरा, जस्टिस खोसा और जस्टिस गुलजार को कहना चाहता हूं कि पूरी मदद करेगी गवर्नमेंट। जिस तरह की मदद हमारे से चाहिए हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। पैसा सारी जगह से पैसा निकालेंगे, लेकिन आपके लिए हमारा गवर्नमेंट पैसा आपको देने के लिए तैयार है। अदलिया आज़ाद है, जो हम नहीं कर सकते हम पूरी आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारी अदलिया ने बहाल करना अवाम का ट्रस्ट अपने अंदर। वज़ीर आज़म का आज का बयान इस लिहाज से भी अहम है क्योंकि नवाज शरीफ कल इलाज के लिए बैरूने मुल्क जा रहे हैं। जियो न्यूज़ के ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ कल सुबह 9 बजे एयर एम्बुलेंस से लंदन रवाना होंगे। एयर एम्बुलेंस रात गए दोहा से लाहौर पहुंचेगी। नवाज शरीफ के साथ शहबाज शरीफ और उनके ज़ाती मुआलिज डॉक्टर अदनान जाएंगे। ज़राए के मुताबिक कतर से एयर एम्बुलेंस आने के बारे में लाहौर एयरपोर्ट इंतजामिया को आगाह कर दिया गया है। इससे पहले वज़ारत दाखिला ने नवाज शरीफ को बाहर जाने की इजाज़त का मेमोरेंडम जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक अबूरी इंतजाम के तहत नवाज शरीफ को बाहर जाने की एक बार इजाज़त देने का फैसला किया गया है। नवाज शरीफ को बैरून मुल्क इलाज के लिए 4 हफ्तों की इजाज़त लाहौर हाईकोर्ट के हुक्म पर दी गई है। वज़ारत दाखिला के मेमोरेंडम में शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के बयान हल्फी का भी हवाला दिया गया है। कल नवाज शरीफ बैरून मुल्क रवाना हो जाएंगे, मगर आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपोजिशन को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया है। वज़ीर आज़म ने मौलाना फजल रहमान को धरना ख़त्म करने पर ताना भी दिया। नून लीग पीपल्स पार्टी दोनों जमातों की क़यादत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। साथ ही वज़ीर आज़म इमरान खान ने तस्लीम किया कि मौलाना फजल रहमान के धरने से उनकी काबीना के अरकान घबरा गए थे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज हज़ारा मोटरवे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा
कि उनकी काबीना के अरकान कमज़ोर दिल के हैं। साथ ही उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान को ताने भी दिए। सारा पाकिस्तान में मीडिया ये सर्कस के ऊपर लगा हुआ था कि मौलाना आ रहा है, मौलाना जा रहा है, मौलाना आ रहा है, ये कर देगा। साथ सारा उनके हमनवा सारे तैयार हैं। मैंने शुरू में कहा था कि 1 महीना कंटेनर में गुजार दें तो मैं सारी इनकी बातें मान जाऊंगा। 1 महीना। एक आदमी जो अपने आप को मौलाना कहता है, दीन के नाम पे सियासत कर रहा है, डीजल के परमिट पे बिकने वाला, आज उसकी कीमत लगाओ, जो मर्जी फतवा दिवाना है आपके लिए दे देगा। कश्मीर कमेटी के ऊपर चेयरमैनशिप पे बिकने वाला, वो इस्लाम का नाम इस्तेमाल कर रहा था। अपनी पार्टी, मेरे लोग थोड़े घबरा गए थे जब देखते हैं कई मेरे कैबिनेट के अंदर उनके थोड़े दिल कमजोर हैं, तो मैंने उनको समझाया। मैंने कहा कोई फिक्र ना करो, मैं जानता हूं कंटेनर और धरना क्या होता है। और वज़ीर आज़म इमरान खान मौलाना फजलुर रहमान को तनकीद का निशाना बना रहे थे। ये भी कह रहे थे कि अगर वो 1 महीने तक धरना दे देते तो मैं सारी डिमांड मान जाता। मैं तो पहले दिन कह चुका था, मगर कुछ दिन पहले उन्होंने खुद पंजाब असेंबली के स्पीकर परवेज़ इलाही को मौलाना से बातचीत करने का टास्क दिया कि बात करके मामला हल हो और मौलाना फजलुर रहमान वापस चले जाएँ। अब मौलाना चले गए हैं तो वज़ीर आज़म उन्हें ताने दे रहे हैं। हमने उनको ये बावर कराया, देखें अभी इलेक्शन हुए और इलेक्शन का जो नतीजा है उसका अपने फोरम है, इलेक्शन कमीशन है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, और जो बाकी जो डिमांड्स हैं आपकी, जिसमें इलेक्शन कमीशन को मजबूत करना है और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उसको आप और स्ट्रेंथन कर लें। बल्कि प्राइम मिनिस्टर साहब वो भी चाहते हैं कि इसको जितना मजबूत करें बेहतर है। या फिर अगर आपने कोई हल्के खुलवाने हैं तो जुडिशल कमीशन पे भी वो एग्री कर रहे हैं। तो अब सारी प्राइम मिनिस्टर साहब जुडिशल कमीशन पे एग्री कर रहे हैं? हाँ जी, कर रहे हैं, उन्होंने खुद कहा है। अब से कुछ दिन पहले तक मुज़ाकरात और जुडिशल कमीशन पर वज़ीर आज़म आमादा थे। परवेज़ इलाही साहब खुद बता चुके हैं, सलीम साफ़ी के इंटरव्यू में भी कह चुके हैं, सलीम साफ़ी साहब से बात करते हुए, कि वज़ीर आज़म ने हमें टास्क दिया था कि मौलाना को वापस जाने के लिए मनाएं। अब जब वो चले गए हैं तो वज़ीर आज़म उन्हें ताने दे रहे हैं कि 1 महीने तक तो रुक जाते। साथ ही आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी को भी तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि बिलावल खुद को लिबरल कहते हैं मगर वो लिबरली करप्ट है। साथ ही उन्होंने बिलावल भुट्टो ज़रदारी के लहजे की भी नकल की। दुनिया के साइंसदान घबरा गए हैं जो बिलावल जरदारी एक थ्योरी लेके आया है। आइंस्टाइन घबरा गया है कि जब बारिश होती है तो पानी आता है। जो आइंस्टाइन की जो रूह तड़प रही है ना, जिस चीज के ऊपर दुनिया का सबसे बड़ा साइंसदान गुजरा है, उसने कहा जब ज्यादा बारिश होता है तो ज्यादा पानी आता है। अपने आप को लिबरल कहता है। अंग्रेजी में लिबरल, वो लिबरल नहीं है, वो लिबरली करप्ट है। आज से पहले वज़ीर आज़म ने इसी तरह महमूद खान अचकज़ई की नकल भी उतारी थी जब 2014 के धरने के नताइज नहीं निकल पा रहे थे। इमरान खान फ्रस्ट्रेट हो रहे थे, गुस्से में थे। वो चाहते थे कि वो नताइज धरने में उन्हें मिलें जो वो चाहते हैं, मगर नहीं मिल रहे थे। अचकज़ई साहब उस वक्त नवाज़ हुकूमत की सपोर्ट में खड़े थे, तो खान साहब ने गुस्से में उनकी नकल भी उतारी थी और आज इसके बाद उसी तरह बिलावल भुट्टो ज़रदारी की भी नकल उतारी। अच्छा अचकज़ई का जरा ड्रामा सुनो। बड़ी चादर पहनी हुई है ऐसे करके जनाब, तो बड़ा कोई देसी आदमी लग रहा है। मैं भी थोड़ी देर के लिए पागल बन गया अचकज़ई से। मैं भी कहा बड़ा कोई मलंग आदमी है। बाद में पता चला 8 के 8 रिश्तेदारी घुसा दी उसने असेंबली में, भाई को गवर्नर बना दिया। धरने की नाकामी का गुस्सा था। आज किस बात का गुस्सा है वज़ीर आज़म को? वज़ीर आज़म इमरान खान ने बिलावल के लहजे पर तंज किया, जिस पर बिलावल भुट्टो ज़रदारी का रद्द-ए-अमल सामने आया। उन्होंने ट्वीट किया कि ना मैं लिबरल हूँ, ना मैं करप्ट हूँ और ना ही मैं मुनाफिक हूँ, मैं तरक्की पसंद और नज़रियाती हूँ। बिलावल ने मज़ीद लिखा कि 1 साल से सियासत में हूँ, तुम 70 साल के बूढ़े हो, 20 साल से सिलेक्टेड सियासत करते आ रहे हो। अगर इमरान खान की कोई पहचान है तो वो यू टर्न है, मुनाफिकत है, कठपुतली है। इसके अलावा वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज अपने खिताब में कहा कि बिलावल को पर्ची पर पार्टी मिल गई, जबकि नवाज शरीफ का नाम लिए बगैर कहा कि जनरल जिलानी की खिदमत की वजह से उन्हें मिनिस्टर बनने का मौका मिला, मगर उन्होंने खुद अपने बारे में कहा कि 22 साल की जिद्दोजहद करके मैं आया हूँ, मुकाबला करना मुझे आता है। ये बात आज वज़ीर आज़म ने क्यों की और किसको जवाब दिया, वो भी आपको दिखाते हैं। पहले वज़ीर आज़म की बात सुनो। मैं इस तरह नहीं कि कागज का टुकड़ा जी बाप बेटों को कहा जी
पूरी पार्टी हमारी विरासत में मिल गई है एक कागज दिखा के। जनरल जलानी के घर के सरिया लगाते लगाते वो प्राइम मिनिस्टर बन गए। मैं 22 साल नीचे से स्ट्रगल करके आया हूं, मुझे मुकाबला करना आता है और मैं आज फिर चैलेंज कर रहा हूं आप सबको, जो मर्जी करना है इकट्ठे हो जाओ, सब इकट्ठे हो जाओ, जो भी करना है। मेरा ये अल्लाह से वादा है कि मैं आपको एक आदमी को नहीं छोड़ूंगा जिसने इस मुल्क का पैसा चोरी किया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अपनी 22 साल की जिद्दोजहद का जिक्र कर रहे हैं, मगर गुज़िश्ता 2 दिनों से ये बहस हो रही है कि कैसे काफ लीग के रहनुमा तहरीक इंसाफ में शामिल हुए। और ये बहस तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी काफ लीग के रहनुमा और स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज़ इलाही ने शुरू की। वज़ीर-ए-आज़म बता रहे हैं मैंने 22 साल में पार्टी खड़ी की। चौधरी परवेज़ इलाही कह रहे हैं कि हमारी पार्टी ज़बरदस्ती तोड़ी गई तहरीक इंसाफ को खड़ा करने के लिए। उन्होंने हफ्ते को जी न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं जहांगीर तरीन, अलीम खान की तहरीक इंसाफ में शमूलियत की कहानी सुनाई। जो इलेक्शन हुआ था ठीक, तो उसमें हमारे काफ़ी लोग, बल्कि हमने शिकायत भी की कियानी साहब को जी कि ये पाशा साहब हमारे बंदे तोड़ रहे हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं आपके बंदे खुद जा रहे हैं। तो हमने कहा नहीं जी नहीं, हमारे पास तो सबूत है कि ये फ़ोन करते हैं। तो ये कहते कब हैं की बात है? ये 2010 था। 2010 में? हाँ 2010 में। अच्छा। तो फिर कियानी साहब ने पाशा साहब को फ़ोन किया कि भाई उनको आप बुलाएं खाने पे, वो ये बहुत ज़्यादा एजिटेट कर रहे हैं जी कि ये हो रहा है उनकी पार्टी के साथ। तो उन्होंने बुलाया हमें। अच्छा। और हम गए उनके पास। तो बातों बातों में हमने पहले शुरू में हमने कहा जी कि आपको नहीं तोड़ने चाहिए, आप क्यों हमारी जमात के ख़िलाफ़ हैं। वो अपनी मेहनत कर रहे हैं, पीटीआई वाले करें। अच्छा। आप तो ना बंदे लेके जाएं। कहते नहीं 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 ये ऐसी बात नहीं है। तो फिर और बातें शुरू हो गई। शुजा साहब ने ना किसी और बात की तरफ पूरा डिस्कशन टर्न कर दी। तो पाशा साहब भूल गए जो पहले बात हुई थी। तो कहते हैं वो कहते हैं चौधरी साहब आप तो, आपके पास तो बड़ी विजडम है, मैं इमरान खान से ना आपकी मीटिंग करा दूँ। तो शहजाद साहब ने कहा लो पकड़ लिया हमने आपको। फिर इसके बाद चौधरी परवेज़ इलाही के दावों की तस्दीक तहरीक इंसाफ के बानी रुकन हामिद खान ने भी की। उन्होंने समा टीवी के प्रोग्राम में मेज़बान अंबर शमसी से गुफ्तगू करते हुए मजीद रहनुमाओं की भी तहरीक इंसाफ में शमूलियत का बताया। ये वो वक्त है जब 2011 से 2013 तक तेज़ी से सियासी रहनुमा अपनी अपनी सियासी जमातों को छोड़कर तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार कर रहे थे। और 2013 के इंतखाबात से पहले तहरीक इंसाफ की सियासी क़ुव्वत में अचानक से इजाफा हुआ। अब इस हवाले से तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी परवेज़ इलाही ने दावा किया है ये सब शमूलियतें जनरल शुजा पाशा के दबाव पर हुई। जनरल शुजा पाशा ने यह तक कहा कि मैं चौधरी बरादरान से कि मैं आपकी मुलाकात इमरान खान से करा देता हूँ। चौधरी बरादरान ने ये बात कर दी। हामिद खान साहब ने इसको इंडोर्स करके आगे बढ़ा दिया। और आज वज़ीर आज़म बता रहे थे कि मेरी 22 साल की स्ट्रगल है। और बिलावल भुट्टो जरदारी और नवाज शरीफ की पर तनकीद कर रहे थे। तहरीक इंसाफ ही के इत्तेहादी उनके खिलाफ बोलने लगे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नवाज शरीफ की बीमारी के हवाले से इत्तेहादियों ने तहरीक इंसाफ से इख्तलाफ किया है, बल्कि परवेज़ इलाही ने गवर्नेंस पर भी कुछ ना कहते हुए तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर किए। एक सूबे को आपने गवर्न किया हो, शहबाज शरीफ ने किया हो, अब उसमें बुज़दार साहब, तो क्या आपको लगता है? बुज़दार साहब को हम पूरी सपोर्ट कर रहे हैं, हम उसको समझा रहे हैं और समझाते हैं। जहाँ गलती करते हैं हम कहते हैं ये ना करें। तो उनका ये फ़ायदा कि वो हमारी बात सुन लेते हैं, तो वो कुछ ठीक हो जाता है काम। नहीं तो आप इस हुकूमत के इत्तेहादी ब्यूरोक्रेसी इतना वो सीरियस नहीं लेती ना जी। बुज़दार साहब को सीरियस नहीं मतलब लेते। कहीं भी सीरियसनेस नहीं है उस तरह। वो बेचारों को एक कम्युनिकेशन गैप है एक किस्म का। खान साहब कहते थे कि देखिए बुज़दार साहब ऑनेस्ट हैं, वो सीख जाएगा। तो ये 1 साल का तजुर्बा क्या बता रहे कि सीख रहे हैं वो? 1.25 साल का तजर्बा तो यही है कि हो रहा है, बस चल रहा है। इस हवाले से मौलाना फजल रहमान ने जियो न्यूज़ ही के प्रोग्राम जिरगा में दावा किया कि परवेज़ इलाही की इत्तेहादी वाली पोजीशन अब तब्दील हो गई है। फिर उसके बाद परवेज़ इलाही की तरफ से वजाहती बयान जारी हुआ कि वो हुकूमत के इत्तेहादी हैं और रहेंगे। मगर सवाल यह है कि अचानक हुआ क्या है जो तकरीबन 14 माह तक खामोश रहने वाले चौधरी बिरादरान अचानक फ़ाल हो गए हैं। सिर्फ काफ लीग ही नहीं, MQM के तहफ़्फ़ुज़ात भी सामने आ रहे हैं। MQM ने भी तहरीक इंसाफ की तरफ से नवाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने देने की इजाज़त देने के मामले पर सियासत को तनकीद का निशाना बनाया, बल्कि शिकायत की कि हुकूमत अपने वादे पूरे नहीं कर रही है।
ये सब कुछ हो रहा है, वज़ीर आज़म गुस्से में हैं, गुस्से में तकरीर भी करते नजर आए। आखिर मामला क्या है? फवाद चौधरी साहब वफाकी वज़ीर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी साहब बहुत शुक्रिया। चौधरी साहब, आप ज़ाहिर है आप खुश नहीं हैं लाहौर हाई कोर्ट के फैसले से, और आप तो इस बात के हामी हैं कि सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज करना चाहिए, मगर कल शहजाद अकबर साहब और अटॉर्नी जनरल लाहौर हाई कोर्ट के फैसले का इस तरह दिफा कर रहे थे कि ये तो और ज़्यादा अच्छा हो गया, जो काबीना ने फैसला किया था उससे भी ज़्यादा मुश्किल फैसला आ गया शरीफ ख़ानदान के लिए, तारीफ़ कर रहे थे वो फैसले की। आज वज़ीर आज़म फिर नज़र आ रहा है कि कोई बहुत ज़्यादा खुश नहीं है, वो नाराज़ नज़र आ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट से कह रहे हैं कि गरीब के लिए अलग कानून, अमीर के लिए अलग कानून, वही बातें दोहरा रहे हैं और चीफ जस्टिस से मुतालबा कर रहे हैं। क्या कल काबीना से कुछ और फैसला आ सकता है? काबीना सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला कर सकती है नवाज शरीफ साहब के बाहर जाने की जो इजाज़त दी गई है लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से? देखिए, फ्रेंकली मैं तो कल जब मैंने अपने अटॉर्नी जनरल साहब की और शहजाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी तो उसके बाद मैं भी कुछ आधा घंटा जो है वो मैं परेशान ही रहा कि जो ये कह रहे हैं कि ये सब कुछ हुआ है तो ये कैसे हुआ है। और मैंने दोबारा फिर जजमेंट पढ़ी, दोबारा सारे जो लोग हैं उनकी जो राय थी वो देखी, तो मुझे फिर यही लगा कि मेरे ख्याल में लोग जो हैं वो अटॉर्नी जनरल साहब और जो शहजाद साहब ने जो बातें की हैं कोई उनसे इतने मुतफिक नहीं हैं। और हमारा जो वोट बैंक है और जो हमारे लोग हैं, आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो बातें की फ्रेंकली लोग यही सुनना चाह रहे थे। और प्राइम मिनिस्टर साहब अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करते हैं, वो हमेशा जो दिल में बात होती है वही पीएम करते हैं। कभी वो उनसे चाहे वो अगर नाराज़ होते हैं तो 1 मिनट में पता चल जाता है नाराज़ है, अगर राज़ी होते हैं तो पता चल जाता है राज़ी हैं। उनका वो दिल में और ज़ुबान में ये नहीं है, बाकी पॉलिटिशियंस की तरह फ़र्क नहीं है। तो आज तो मुझे लगता है कि उनकी काफ़ी अग्रेसिव तकरीर थी और उनकी फ्रेंकली तकरीर के बाद भी मुझे जो है यही मुझे लगा कि ये तो जो पिछला नैरेटिव है वही वापस उनका जो है वो आया है और काफ़ी तगड़ी बातें की आज उन्होंने। मतलब मैं इस तरफ भी आता हूँ, मगर तगड़ी बातों के साथ साथ वो नाराज़ और गुस्से में भी बहुत ज़्यादा थे। ऐसा लग रहा था जैसे अपने इत्तेहादियों को और कहीं और इनडायरेक्टली पैगाम दे रहे हैं। और फिर ऑपोजिशन को तो उन्होंने इनडायरेक्टली नहीं डायरेक्टली बड़ी तनकीद की, शहबाज शरीफ पर की, बिलावल भुट्टो जरदारी की तो नकलें उतारने लग गए और अदलिया को से भी अपील करने लगे। एग्जैक्टली किस किस से बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं वो, गुस्से में हैं वो इस वक्त? देखिए, बात यह है कि फ्रेंकली जो प्राइम मिनिस्टर साहब जिस तरीके से मुल्क चलाना चाहते हैं वो तो वही है जो वो बात करते हैं। वो बड़े 2+2 हैं। अकाउंटेबिलिटी के ऊपर उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, बड़े चोरों को पकड़ें और मनतकी इंजाम तक मुकदमे जो हैं वो जाने चाहिए। और वो चाहते हैं कि जिन लोगों ने लूटा है मुल्क उनको जो है वो रिकवरी होनी चाहिए। वो चाहते हैं कि आगे जो मामलात हैं वो उनको में जो है वो बेहतरी आनी चाहिए। सो जो निज़ाम इंसाफ से लोगों को शिकायत हैं वो दूर होनी चाहिए। और उन्होंने यही जो बातें हैं वो अग्रेसिव तरीके से जो उनका अपना स्टाइल है उसमें की हैं। और मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई उनकी उभाम है उनकी सोच में और उनके एक्शंस में। लेकिन हमारा जो सिस्टम है फ्रेंकली वो एक इतना अरसे से एक इतने तनज़्ज़ुल का शिकार रहा है कि उसमें बहुत मुश्किल हो जाती है कई बार डिलीवरी, और आप जो सोचते हैं वैसा नहीं हो पा रहा होता। और मुझे पता है प्राइम मिनिस्टर कितने कीन हैं कितनी बड़ी रिफॉर्म्स में, लेकिन वो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स हों, दूसरे मामलात हों, उनमें आके, और हो सकता है कि वो जुटरी भी हों इस बात के ऊपर, और जो आपका तज़िया है उससे भी मैं बहुत हद तक इत्तेफाक करता हूँ कि थोड़े नाराज़ भी वो लगते हैं कि जो जिस तरीके से वो चाह रहे हैं मामलात काम करना उस तरह से नहीं हो सका। और जैसा आपने कहा कि जिस तरह वो चाह रहे हैं उस तरीके से नहीं हो पा रहा, मगर ये तनकीद तो उनकी गवर्नेंस और डिलीवरी पर भी हो रही है और कोई नहीं कर रहा, इत्तेहादी कर रहे हैं सब। तो किसी निज़ाम ने या किसी इदारे ने तो उनसे नहीं कहा था कि बुज़दार साहब को वज़ीर आला पंजाब लगा दें, और ना ही कोई निज़ाम या कोई इदारा उन्हें रोक रहा है कि वो बुज़दार साहब को वज़ीर आला पंजाब की ओहदे से हटा दें। किसी ने उन्हें नहीं कहा था कि वो ब्यूरोक्रेसी को इतना नेगेटिव पैगाम दें कि अपनी ऑपोजिशन को टारगेट करने के लिए, जो परवेज़ इलाही साहब ने कहा कि ब्यूरोक्रेसी काम नहीं कर रही है, उसका एतमाद नैब की वजह से शैटर हो गया है। तो ये सारे वज़ीर आज़म के खुद के किए हुए फैसले किसी इदारे ने ना उन्हें से कराए, ये ना निज़ाम ने उनसे कराए, ना इदारे और निज़ाम ने उनको रोका ये करने से। देखिए, मेरा ये ख्याल है कि ये बिल्कुल मामला जो हैं वो आप
इस तरह से सिंपलिस्टिक नहीं होंगे। जिस तरीके से हमने कह दिया कि वो 4 ब्यूरोक्रेट लग जाएं, वो फैसला क्या कर लें क्या नहीं कर लें, वो इशू नहीं है। इशू जो है वो ये है कि देखिए, हम मोनार्की नहीं है, हमारे यहाँ मुख्तलिफ़ इदारों के मुख्तलिफ़ किरदार हैं, उसमें ब्यूरोक्रेसी का अपना रोल है, उसमें बाकी इदारों का अपना अपना जो है वो रोल है, और इसको आपने एक सिंक्रोनाइज़ करना है सारे के सारे को। ये एक मुश्किल काम है, और मेरा ये ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर साहब को इस बात का बखूबी जो है वो इल्म भी है, और वो ये कोशिश भी कर रहे हैं। अलबत्ता ये ज़रूर है कि दरमियान में जो झटके लगते हैं, कई दफ़ा आदमी को यकीनी तौर के ऊपर एक इस्तराब तो आता है कि ये जिस तरीके से आप करना चाह रहे हो वो ना हो रहा हो। ये हमारे अमूमी हालात में भी होता है। आप भी प्रोग्राम रोज़ करना चाहते हैं, 100% आप उस तरह का कई दफ़ा नहीं कर पाते। मैं रोज़ 10 काम ऐसे करना चाहता हूँ जो मैं अल्टीमेटली नहीं अंजाम दे पाता, तो उससे एक इस्तराब तो आता है। इंसान है वो भी, और मेरा ये ख्याल है एक बहुत अच्छी नीयत के आदमी है, एक बेहतर करना चाहते हैं पाकिस्तान के लिए, और उसमें अगर कुछ आ जाता है तो मेरा ख्याल है कि कोई ऐसी बात है नहीं। साहब देखो, मोनार्की नहीं है, और क्या खान साहब वही पावर चाहते हैं, एब्सोल्यूट पावर चाहते हैं, जिसकी वजह से वो जिटरी हो रहे हैं और गुस्से में हैं? वो नहीं चाहते कि इदारे और सारे के सारे जो निज़ाम एक जमहूरियत में चलता है उस तरीके से हो, जिसकी वजह से वो कभी चाइना की मिसाल देते हैं, फिर ख्वाहिश का भी इजहार करते हैं कि काश मेरे पास भी वैसा अख्तियार होता जैसे चाइना में है। सिंगापुर की मिसालें देते हैं, जो जहाँ से वो मुतासिर हैं वहाँ एब्सोल्यूट पावर है, तो वो शेयर नहीं करना चाहते दूसरे इदारों के साथ इख्तियारात। वो चाहते हैं मेरे पास एब्सोल्यूट पावर हो, जो चाहूँ मैं वो करूँ। इसकी वजह से वो जिटरी और गुस्से में इस वक्त। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज़्म है, मेरे ख्याल में ये बहुत आइडियली प्लेस्ड है, और इसमें हमें बड़े रिफॉर्म्स लाने चाहिए। फॉर एग्जांपल, मैं तकरीबन हर काबीना में मीटिंग में, एक से नहीं 2 मीटिंग्स में ये बात करता हूँ कि हमें जुडिशल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। जुडिशरी खुद भी कहती है उन्हें जुडिशल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। हमें नैब के कवानीन में जो है वो रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। हमें निज़ाम इंसाफ में तब्दीलियों की ज़रूरत है। लेकिन जो एक आइडियल, जो एक समझिए जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का इस वक्त जो फ्रेमवर्क है, फ्रेंकली हमारा बहुत मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन है। जो लोग भी कहते हैं कि इसमें सदारती निज़ाम ले आए या फलाना ले आए, उनको पता ही नहीं है कि आइन की जो बुनियादें हैं वो किस तरह से बनती हैं, क्या होता है, सूबों का क्या रोल होता है, वफाक का क्या रोल होता है, और आमतौर के ऊपर ऐसी जो है वो बहसें शुरू होती हैं। लेकिन मेरी नज़र में जो पाकिस्तान का मौजूदा आइन है, उसका जो बुनियादी ढांचा है वो बहुत शानदार है, और हमें इसी ढांचे के ऊपर जो है वो चीज़ें बेहतर करनी है। इस ढांचे से हम इधर उधर हुए तो फिर अगर हिले ना तो फिर खड़े नहीं हो पाएंगे। ये इसलिए हमें इसी ढांचे को ही अपनी बुनियाद रखना है। मतलब ये बड़ी क्लैरिटी के साथ आपने इस हवाले से बात की। ज़ाहिर है कुछ वफाकी वज़रा इसके बरक्स भी कभी बातें करते नज़र आते हैं, बट आपने बड़ी ही वाज़े तौर पर बताया कि यही आइन है जिसके साथ पाकिस्तान को आगे बढ़ना है, यही ढांचा है जिसके तहत पाकिस्तान को आगे बढ़ना है। आखिर में ये भी बताइएगा, चीफ जस्टिस से वज़ीर आज़म मुतालबा कर रहे हैं कि जी आप नोटिस लें, आने वाले चीफ जस्टिस से भी कह रहे हैं ये 2 निज़ाम नहीं चल सकते, आप हुकूमत में हैं, आप बदल दें ये निज़ाम। और अगर नवाज शरीफ साहब के फैसले के हवाले से बहुत ज़्यादा वज़ीर आज़म गुस्से में हैं, तो चीफ जस्टिस तो सूमोटो लें, आप लोग जाके सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दें। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो चीफ जस्टिस बेंच बना देंगे, उस हवाले से फैसला हो जाएगा। अगर आपकी अपील को सुनती है सुप्रीम कोर्ट, क्या सूमोटो ले चीफ जस्टिस अगर वज़ीर आज़म खुश नहीं है लाहौर हाई कोर्ट के फैसले से? देखिए, फ्रेंकली जिस तरह से आपने कहा कि मेरा अपना ज़ाती पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो तो मैं पहले भी जो है वो बात कर चुका हूँ, और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो बड़ा क्लियर है। क्योंकि आज जिस तरीके से जो एक तासुर है जो उन्होंने ये किया कि जिस तरीके से ये सारा मामला अंजाम पाया है, उससे कोई नेक नामी में इजाफा नहीं हुआ फ्रेंकली। और जो ये तासुर है आम आदमी, हम चाहे लाख यहाँ पे बातें करें कि नहीं ये तो सिस्टम है और उसके मुताबिक है, देखना ही होता है आम आदमी क्या समझ रहा है। आम आदमी समझता है नवाज शरीफ साहब के मामले के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन बरती गई है। अमीर आदमी का पाकिस्तान और है, ताकतवर आदमी का पाकिस्तान और है, गरीब आदमी का पाकिस्तान और है। ये तासुर हमारे जैसी सोसाइटी नहीं, किसी भी सोसाइटी के लिए ये तासुर तबाहकुन है। और प्राइम मिनिस्टर साहब ने, मेरा ये ख्याल है कि बड़ा हम्बली अदलिया की तवज्जो जो है वो इस तरफ दिलाई है, और उन्होंने ये भी साथ कहा है कि वो तमाम जो वसाइल हैं वो अदलिया के लिए हाजिर हैं, और वो जो भी फैसले करने चाहें वो उसके मुताबिक कर सकते हैं। यानी कल जो अटॉर्नी जनरल ने और शराद अकबर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा और कौम को बताया, कोई 50-55 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, कि हुकूमत की बहुत बड़ी फतह हुई है, लाहौर हाई कोर्ट का फैसला बड़ा ज़बरदस्त है, आप नहीं समझते हुकूमती मौक़िफ़ की फतह है लाहौर हाई कोर्ट का फैसला?
मैं तो फ्रैंकली अटॉर्नी जनरल साहब से और शहजाद साहब से एग्री नहीं करता, और ना ही मुझे उसमें कोई फतह का पहलू नज़र आता है। सिंपली बात है, उन्होंने जो कैबिनेट ने एक फ़ैसला किया था वो एक बड़ा तवाज़ुन के ऊपर मबनी फ़ैसला था, जिसमें ये कहा गया था कि आप बाहर चले जाएं लेकिन जो फ़ाइन दिए गए हैं उनका आप इंडेमनिटी बॉन्ड जमा कराएं। वो सारा फ़ैसला जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। अदालत ने यकीन दहानी की बुनियाद के ऊपर उनको जो है वो बाहर भेज रहे हैं, और ये मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मामला ये है कि अब एक लीगल प्रेसिडेंट है। आप बताइए कि जो सैकड़ों कैदी, अगर हज़ारों नहीं तो सैकड़ों कैदी जो इस तरह बाहर जा सकते हैं, अब उनके ऊपर आप कौन सा कानून अप्लाई करेंगे? 800 कैदी, आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने बताया अपनी तकरीर में कि वो जेलों में जो है वो अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं पिछले 10 सालों में। आप हमेशा ये बात करते हैं और आप बिल्कुल दुरुस्त ये बात करते हैं कि जेलों की हालात बेहतर होने चाहिए, और जिस तरीके से हमें सिस्टम्स को बेहतर करने के ऊपर तवज्जो जानी चाहिए, ना कि ये कि हम अमीर और ताकतवर लोगों को एक रास्ता दे दें बाहर जाने का और गरीब जो है वो वहीं सड़ता रहे। बहुत शुक्रिया। फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। इस हवाले से कह रहे थे कि कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और बाकायदा तौर पर हेडलाइंस बनाई अटॉर्नी जनरल ने, शहजाद अकबर साहब ने, कहते वो नहीं समझते कि लाहौर हाई कोर्ट का फैसला हुकूमती मौक़िफ़ की फतह है। वज़ीर आज़म भी आज गुस्से में नज़र आ रहे थे। एहसन इकबाल साहब, सेक्रेटरी जनरल नून लीग, हमारे साथ मौजूद हैं। एहसन इकबाल साहब बहुत शुक्रिया। एहसन इकबाल साहब, आप 2020 में इलेक्शन की बात कर रहे हैं, इशारा दे रहे हैं, तो क्या जो हुकूमत के इत्तेहादी हैं उन्हें तो वाज़े तौर पर कह दिया कि हम नहीं छोड़ेंगे हुकूमत को, मौलाना अपने धरने से वज़ीर आज़म को निकाल नहीं पाए, तो एग्जैक्टली आपके जहन में मॉडल क्या है? जब धरना भी नाकाम हो गया, परवेज़ इलाही MQM भी साथ खड़े हैं हुकूमत के, तो क्या आप परवेज़ इलाही और MQM को ही दोबारा अप्रोच करेंगे हुकूमत को गिराने के लिए? देखिए शाहजेब, सबसे बड़ी बात यह कि हमने जब कहा था कि अगर ये हुकूमत 1 साल और रह गई और ये इक्तिसादी स्लाइड इसी तरह जारी रही तो कोई हुकूमत संभालने के लिए तैयार नहीं होगा। अब इसी बात की तौसीक इनसाइडर्स ने की है जो हुकूमत के इत्तेहाद का हिस्सा हैं। काफ लीग के चौधरी शुजात साहब का बयान भी आ चुका है कि 6 महीने इसी तरह हालात चलते रहे तो कोई हुकूमत संभालने के लिए तैयार नहीं होगा। और पाकिस्तान की इस वक्त जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो उसकी मईशत है। स्ट्रॉन्ग इकॉनमी मेक्स ए स्ट्रॉन्ग नेशन, और जब किसी मुल्क की मईशत की बुनियाद आप ढा देंगे उसकी नेशनल सिक्योरिटी भी दाव पे लग जाती है। लिहाजा जिस लॉक जैम में ये आ गए हैं, देखिए आज की जो तकरीर है, पकड़ लो, छोड़ूंगा नहीं, इसको कर दूंगा, इससे पूरी मईशत में सरासिमगी फैलती है। हर अफसर जो पहले ही कोई एक आने की फाइल पे दस्तखत करने के लिए तैयार नहीं है, वो और फैसला साजी को मौखर कर देगा। ये जो माइंड सेट है, इसके साथ मुल्क नहीं चल सकता, और यही वजह है कि सब सोचने पे मजबूर हो गए हैं कि अगर हमने मुल्क को बचाना है तो एक नए इलेक्शन की जरूरत है, और अगर एक नया इलेक्शन नहीं होगा तो फिर कोई और आईनी सोल्यूशन नहीं रह जाएगा। मगर एहसन इकबाल साहब, अगला इलेक्शन कैसे होगा? परवेज़ इलाही यानी PMLQ और MQM के बगैर हो नहीं सकता, क्योंकि सड़कों पर आकर मौलाना फजल रहमान के धरने के जरिए तो वज़ीर आज़म का इस्तीफ़ा ले नहीं सके वो, जैसा कि हम कह भी रहे थे ऐसा नहीं होगा। तो अगर परवेज़ इलाही और MQM से क्या आप लोग पहले ही बात कर चुके हैं जिसकी वजह से आपको लग रहा है ऐसा होगा, या करने जा रहे हैं और आप उम्मीद रखते हैं कि वो मान जाएंगे आपकी बात? देखिए आज जो मुल्क के हालात हैं, तमाम सियासी जमातें अवामी दबाव के अंदर रहती हैं, चाहे वो MQM है, चाहे वो काफ लीग है, चाहे वो BNP है, चाहे कोई भी पार्टी जो इस हुकूमत का साथ दे रही है, वो बिल आखिर जवाब दे अपने इलेक्टोरेट को। MQM एक मिडिल क्लास की जमात है, क्या वो अपने मिडिल क्लास का सामना कर सकती है उस इक्तिसादी नाइटमेयर से, उस डरावने ख्वाब से जो बिजली की बिलों की सूरत में उन्हें हर महीने आता है, जो बेरोज़गारी की सूरत में कराची के नौजवानों को दरपेश है? इसी तरह काफ लीग क्या किसानों की, ज़िम्मेदारों के उन मसाइल का जवाब दे सकती है जो इस हुकूमत के नतीजे में उन्हें भुगतना पड़ रहे हैं? बिल आखिर हर जमात को राय आमा के आगे सरेंडर करना पड़ता है। आज हमारा इजलास हुआ था, उसमें भी हमने ये फैसला किया है कि तमाम अपोजिशन जमातों के साथ और दीगर सियासी जमातों के साथ, उनमें वो जमातें भी शामिल हैं जो हुकूमत की हलीफ हैं, हम सबसे मुलाकातें भी करेंगे और देखेंगे कि इस मुल्क के अंदर एक अर्ली इलेक्शन के लिए हम फ़ज़ा कैसे हमवार कर सकते हैं, एक गैर जानिबदार और शफाफ इलेक्शन के लिए किस तरह तमाम सियासी जमातें मिलकर एक कौमी डायलॉग को आगे बढ़ा सकती हैं, क्योंकि इसके बगैर कोई हल नहीं है। जो भी और हल होगा
कंटिन्यूटी ऑफ दिस क्राइसिस इज अ रेसिपी फॉर डिजास्टर। देखिए, अगर आप एक गलती को ज्यादा करेंगे, मगर ऐसे इकबाल साहब, ये सिर्फ और सिर्फ आप नए इलेक्शन ही के लिए करेंगे या फिर इन हाउस तब्दीली के लिए भी कर सकते हैं, जिसमें पंजाब में चौधरी बिरादरान को कुछ मिल जाए, वफाक में शहबाज शरीफ साहब को कुछ मिल जाए, इस तरफ भी जा सकते हैं आप लोग? देखिए, इन हाउस तब्दीली सिर्फ कारगर है एक अबूरी मुद्दत के लिए जो इलेक्शन से मुतल्लिक कोई इस्लाहात करे। लिहाजा कोई भी एक फुल हुकूमत तो शायद अब इस इन हाउस तब्दीली से नहीं आ सकती। कोई ऐसी चीज़ कि जो मुल्क को आम इलेक्शन की तरफ, और वो भी जल्द अज जल्द अगले साल के वस्त तक इलेक्शन में ले जाने के लिए, अगर कोई तमाम जमातों के कंसेंसस के साथ एक ऐसा अबूरी सेटअप बने कि जिसका 1 पॉइंट एजेंडा हो, वो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हो, तो उसके लिए तमाम जमातें मिलकर उसकी हमायत कर सकती हैं। लेकिन कोई भी इस इन हाउस जो इस वक्त नंबर्स हैं, इनमें मुस्तहकम हुकूमत नहीं बना सकता। तो सवाए एक अबूरी हुकूमत जो इंतखाबात की तरफ मुल्क को लेके जाए, कोई और इस इन हाउस तब्दीली का मैं नहीं समझता कि रास्ता वे आउट है। लिहाजा अल्टीमेटली मुल्क को स्टेबिलिटी की ज़रूरत है, एक ऐसी हुकूमत की ज़रूरत है जो इक्तसादी मसाइल को हल कर सके, जो परफॉर्मेंस दे सके, जो आम आदमी के मसाइल को समझती हो और डिलीवर करने की सलाहियत रखती हो, और वो इलेक्शन के ज़रिए ही हो सकता है। मतलब ये सब आपके ऑब्जेक्टिव्स अचीव कैसे होंगे? आपकी पार्टी इस वक्त, नवाज शरीफ साहब की तबीयत खराब है, वो कल जा रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब उनके साथ जा रहे हैं, तो अगले 1.5-2 महीने के लिए तो ये दोनों भाई यहाँ नहीं होंगे। अगर तबीयत 1 महीने में ठीक हो जाती है तो 1 महीने में आ जाएंगे, उसके बाद वो लीगल प्रोसेस है। तो शरीफ खानदान इस वक्त नवाज शरीफ साहब की तबीयत की वजह से मुकम्मल तौर पर शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ ऑक्यूपाइड हैं। तो ये कहाँ से आप लोग ये पूरी पॉलिसी और हुकूमत को के लिए खतरनाक साबित होंगे? हुकूमत सुकून कर सकती है अगले चंद महीने? देखिए, आज हमारी पार्टी का आला सतही मुशावरती इजलास हुआ, जिसमें हमने अगले लाएअमल के बारे में पार्टी के सदर से गाइडलाइंस ली हैं। और पहले भी जब शहबाज शरीफ साहब इलाज के लिए गए थे तो पार्टी का जो सीनियर ग्रुप है वो मुशावरत के साथ डे टू डे मैनेजमेंट करता था, और पॉलिसी मामलात में हम उनसे हदायत लेते रहते थे। तो इसी तरह अब भी कोई यहाँ पे बहरान नहीं होगा। आज हमने पार्टी को मोबिलाइज करने का भी फैसला किया है, हमने पार्लियामेंट के अंदर भी अपनी एक्टिविटी के हवाले से फैसले किए हैं। लिहाजा पार्टी अपनी मुशावरत के साथ डे टू डे फंक्शंस जारी रखेगी, और पॉलिसी अमूर में शहबाज शरीफ साहब के साथ, वो तो आपको पता है वैसे भी वीडियो लिंक्स के ज़रिए इजलास करने के लिए बहुत मशहूर हैं, उनसे हमारा मुस्तकिल राब्ता रहेगा, और किसी किस्म का कोई पार्टी के अंदर फ़र्क नहीं आएगा उसकी कारकर्दगी में। बहुत शुक्रिया असर इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद थे। आखिर जो कुछ हो रहा है उसके पीछे असल वजह क्या है? हुकूमत कमज़ोर पड़ी है या नहीं पड़ी? हमारे साथ सुहेल वड़ाइच और हामिद मीर होंगे, उनसे पूछेंगे अंदर की बात क्या एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार हामिद मीर साहब और सुहेल वड़ाइच साहब मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। वड़ाइच साहब, वज़ीर आज़म गुस्से में भी थे, जिटरी भी थे, सब पर तनकीद भी कर रहे थे और पर्सनल होकर भी कर रहे थे, नकलें भी उतार रहे थे। एतमाद के साथ आए 2 दिन बाद, ये कुछ कम एतमादी आपको नज़र आ रही है वज़ीर आज़म में, जिसका इजहार हो रहा है उनकी तकरीर से? मेरा ख्याल है कि उन्हें ये एहसास हो गया है कि सियासी दबाव उन पर बहुत बढ़ गया है, और हम सब लोग जितने जो चीज़ों को देखने वाले हैं और कम अकल हैं, हमें भी ये नज़र आ रहा था कि ये दबाव सस्टेन नहीं होगा। आप मुल्क की 2 सियासी जमातों के लीडरों को, बीमार को जेल में फेंक के और उन्हें मरने देंगे, ये ऐसे हो नहीं सकता। इसके लिए बड़ी संग दिली की ज़रूरत होती है, ना जो इमरान खान में है ना पाकिस्तान के अदारों में है, क्योंकि उस संग दिली की फिर सज़ा मिलती है। तो ये हमें पता था कि जब भी ऐसी सिचुएशन होगी कि किसी की मौत का ख़तरा होगा या शदीद बीमारी होगी, तो ये दबाव जो था ये जंजीरें तोड़ देगा। तो ये पहले से अंदाज़ा था, और वही हुआ कि फिर वो संगदिली या वो जो असूल या जो बयानिया था वो टूट गया, और फिर उसको बयानिए को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बरकरार रखने की कोशिश की गई, ज़मानती बांड और इस तरह की दूसरी चीज़ें। ठीक है, उन्हें अपनी सियासत का हक़ है, उन्हें अपने वोटर को ये अपने बयानिए पे कायम रखने का भी हक़ है,
लेकिन जब वो ये बयानियाँ बना रहे थे उसी वक्त से अंदाज़ा था कि ये दबाव का सामना नहीं कर सकेगा ये बयानियाँ, क्योंकि जब एक तरफ मौत होगी और दूसरी तरफ एहतसाब होगा तो एहतसाब की ज़ंजीरें टूट जाती हैं। और वही हुआ कि अगर इमरान खान नहीं टूटे तो बाकी लोग टूट गए और फिर अल्टीमेटली इमरान खान पे भी दबाव पड़ा और उन्हें ये मानना पड़ा कि मुझे उन्हें रिहा करना पड़ेगा। तो बुनियादी बात यह है कि हम जब भी कोई मेरे जैसा अकीर शख्स हो या वज़ीर आज़म जैसा बड़ा शख्स, हमें जब भी कोई अपना गोल सेट करें या बयानियाँ सेट करें तो उसमें इतनी गुंजाइश तो रखनी चाहिए कि कल को कोई कंप्रोमाइज़ आ जाए, कल को कोई मुश्किल सूरत हाल आ जाए तो उसका भी रास्ता रखना चाहिए। जब हम अपने चारों तरफ दीवारें खड़ी कर दें और फिर उसमें दरवाज़ा बनाना पड़ जाए तो फिर मुश्किल तो आती है। तो यही वो मुश्किल है, यही वो दबाव है जिसका वो सामना कर रहे हैं। और आप देखें कि धरना बज़ाहिर ना बाहर निकला, ना उसने किसी को डिस्टर्ब किया, वो आए एक जगह बैठे और चले गए। लेकिन आप देखें कि पॉलिटिकल और मीडिया के रास्ते वो खोल गए और दूसरी तरफ हुकूमत को पोला कर गए। जो पहले हुकूमत बड़ी मजबूत नज़र आती थी, शतरंज के मोरे एक जगह जमे नज़र आते थे, वो हिल गए और साफ लगने लगा कि इत्तेहादी जो हैं वो अपनी पहले वाली पोजीशन कायम नहीं रखना चाहते, उससे बेहतर डील चाहते हैं और उन्होंने खुलकर उसका इजहार भी किया। तो अब शतरंज के मोरे जो हैं वो बिखर चुके हैं। इमरान खान को उनको दोबारा से लगाने के लिए या तो कोई कुर्बानी देनी पड़ेगी, पंजाब की कुर्बानी, पंजाब के अंदर एक दूसरा पावर हाउस कायम करने की इजाज़त, या फिर अपने जो सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है उसमें डिलीवरी लाने की ज़रूरत। तो इन दो में से अब एक कुर्बानी या एक चेंज उन्हें ज़रूर लानी पड़ेगी। हामिद साहब, आप कैसे देख रहे हैं वज़ीर आज़म की तकरीर को? हुकूमत की मजबूती की अलामत या कमज़ोरी की? देखें, वैसे तो टाइमिंग मेरा ख्याल है कि मुनासिब नहीं थी इस किस्म की तकरीर करने की, लेकिन आजकल जो सूरत हाल चल रही है, बहुत सी चीज़ें जो हैं वो यकीनन वज़ीर आज़म के इल्म में आ चुकी होंगी, कुछ अभी शायद उनके इल्म में नहीं आई। तो इस वक्त जो भी इस्लामाबाद में और गिरदोनवा में जो कुछ भी हो रहा है वो खामोशी से हो रहा है और वो ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें मीडिया पे डिस्कस भी हो रही हैं। बहुत सी चीज़ें मीडिया पे डिस्कस नहीं हो रही हैं, इसलिए नहीं डिस्कस हो रही हैं कि इस तरह की चीज़ें जो है वो कबल अज़ वक्त अगर मीडिया पे आएंगी तो जो लोग इस किस्म के काम कर रहे हैं तो उनको तो नुकसान है, तो ज़ाहिर बात है वो तो खामोश रहेंगे। लेकिन क्योंकि इमरान खान साहब वज़ीर आज़म है, हो सकता है उनको बहुत सी चीज़ों का पता चल गया हो, तो इसलिए उन्होंने मुनासिब समझा कि मेरी काबीना के अंदर जो लोग थोड़े से परेशान हैं, जिसका कि उन्होंने इशारा भी दिया, तो उनका भी ज़रा एतमाद बहाल हो जाए। और ख़ास तौर पे उनका जो मुखातिब था वो उनके अरकान कौमी असम्बली थे, वो अपने अरकान कौमी असम्बली को एड्रेस कर रहे थे। तो ये जो उनकी तकरीर थी, यकीनन बहुत से लोगों के ख्याल में इसकी टाइमिंग ठीक नहीं है, लेकिन ये मेरा ख्याल है इमरान खान साहब ने जो मुनासिब समझा, ये उनका राइट भी है कि अगर कोई अपोजिशन जमातें उनके ख़िलाफ़ मिल के कुछ सरगर्मियों में मसरूफ़ हैं तो उनको उन्होंने एक मुँह तोड़ जवाब देने की कोशिश की है। लेकिन मेरी तो इस तकरीर के बाद उनके जितने भी काबीना के अरकान के साथ गुफ्तगू हुई है, इवन उनके करीबी साथियों के साथ गुफ्तगू हुई है, तो वो सारे के सारे कह रहे थे अगर शायद वज़ीर आज़म साहब कोशिश करते कि इतनी सख्त बातें ना करते, क्योंकि उसमें उन्होंने अपनी ही जो मुआवने ख़ुसूसी हैं इत्तलात की, फ़िरदौस आशिक़ अवान साहबा, उनको भी कंट्राडिक्ट कर दिया। क्योंकि आपको याद होगा उन्होंने तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि वज़ीर आज़म ने नवाज़ शरीफ साहब को बाहर भिजवाने के मसले पर जब रायशुमारी करवाई तो उन समेत अक्सरियत ने कहा कि नवाज शरीफ साहब को बाहर भिजवाना चाहिए। लेकिन आज वज़ीर आज़म साहब ने दूसरी बात कर दी, उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे वज़रा की अक्सरियत जो है वो तो चाहती थी कि नवाज शरीफ को ना भिजवाया जाए, लेकिन फिर मैंने जो है वो फ़ैसला किया कि नहीं, उनको भिजवाया जाए। तो इसमें अब उन्होंने जब एक तकरीर इतने सख्त लबो लहजे में की है तो हो सकता है उसमें उन्होंने कुछ अपने मकासद की तकमील की हो, लेकिन इतनी सख्त तकरीर में उन्होंने अपने कुछ जो करीबी साथी हैं उनके मौक़िफ़ की तरदीद भी कर दी। बड़ाई साहब, आपने कहा कि या तो कुर्बानी देनी पड़ेगी या गवर्नेंस बहुत बेहतर करनी पड़ेगी। क्या वज़ीर आज़म की ज़ाहिर है एक पॉपुलर शख्सियत है इमरान खान साहब, अपनी पॉपुलैरिटी, एक तकरीर, फिर मीडिया मैनेजमेंट से काम अब नहीं चलेगा? कुर्बानी या परफॉर्मेंस से ही काम चल सकता है? अब ये बयानियाँ बयाने से काम नहीं चलेगा?
देखिए 15 महीने गुजर चुके हैं इस बयानिए को सुन सुन के, उनके इत्तेहादी अवाम हम सब उस पर कन्विंस्ड हैं कि वो बिल्कुल ठीक कहते हैं। लेकिन सवाल है कि क्या इसके अलावा भी कोई मुल्क का मसला है या नहीं है? क्या आवाम महंगाई मसला है, क्या मुईशत मसला है, क्या बाकी मसाइल हैं या नहीं? उनकी तरफ किसने देखना है? तो यही हमने सुना है कि काबीना में भी 10 मिनट एजेंडे पे बात होती है, 15 मिनट, और फिर एहतसाब पे और इसी बयानिए पे गुफ्तगू शुरू हो जाती है। जो तकरीर में भी हमेशा इसी पे बात होती है। भाई ये भी तो बताए ना कि टमाटर की कीमत जो है वो क्यों इतनी बढ़ गई है? ये भी तो बताएं ना महंगाई रोकने के लिए क्या कर रहे हैं? ये भी तो बताएं ना क्या रिफॉर्म्स ला रहे हैं? ये भी तो बताएं ना कौन सी नए सिस्टम जो इन्होंने कहा थे तब्दीली के वो इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं? हम तो उस तरफ देख रहे हैं। अल्लाह करे ये 5 साल पूरे करें, और उनको करने चाहिए जमहूरी तौर पर। लेकिन अगर डिलीवरी नहीं करेंगे तो फिर जमहूरी लोग तो फिर भी इनको सपोर्ट करेंगे, लेकिन बाकी जो ताकतें हैं, इनके इत्तेहादी हैं, जिनके साथ ये एक सफ़े पे थे, अब उनके साथ एक सफ़े पे नहीं है, फिर बाकी सब लोग जिटरी हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं। जैसे कि अब ऐसे लगता है कि इन पे दबाव बढ़ा है और ये गुस्से में बोल रहे हैं। तो क्या इससे पहले कोई इन्होंने टीम तरतीब दी जो महंगाई का जायज़ा ले? क्या इन्होंने उसके हल के लिए कोई पंजाब के अंदर रिफॉर्म्स की? कुछ भी नहीं किया। सिर्फ एक तकरीर की जाती है, एक ऑर्डर किया जाता है कि उस दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, दूसरे दिन सारे भूल जाते हैं। तो हुकूमत तो ऐसे नहीं चलती। खान साहब से लोगों को बहुत अब भी तवक्कुआत हैं, वो बड़े ऑनेस्ट हैं, शफाफ हैं, लेकिन डिलीवरी के बगैर तो कोई बात ही नहीं होती ना। हर जो ओहदा है उसकी कुछ डिमांड है, हुकूमत से कुछ लोगों की तवक्कुआत है, और वो तवक्को ये है कि ये लोगों को कुछ रिलीफ दे, पहले से कुछ बेहतरी लाए। वो क्या है? अच्छा हामिद मीर साहब, आप क्या समझते हैं, 1 महीने पहले के मुकाबले में जब मौलाना का धरना था ना कुछ, आज क्या हुकूमत कमज़ोर है या धरना नाकाम हो गया ऑब्जेक्टिव में, तो आज मजबूत है हुकूमत? नहीं देखे ना, 1 महीने पहले तक तो ना मुस्लिम लीग काफ जो है उसके बारे में किसी को शक व शुबा था कि ये इमरान खान साहब के साथ है या नहीं है, ना ही 1 महीना पहले MQM के बारे में किसी को कोई शक व शुबा था। सब ये समझ रहे थे कि MQM जो है वो इमरान खान साहब के साथ है। इसी तरह 1 महीना पहले जो है वो जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी है जिसको हम BAP कहते हैं, तो BAP के बारे में भी किसी को कोई शक व शुबा नहीं था, सब ये समझते थे कि वो उनके साथ है। लेकिन फिर सादिक संजरानी साहब जो चेयरमैन सेनेट हैं, उनका ताल्लुक BAP के साथ है, तो उन्होंने एक रूलिंग दी। MQM के बहुत से जो सेनेटर्स MNAs हैं उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब को बाहर जाना चाहिए। इसी तरह काफ लीग की जो क़यादत है उसका भी मौक़िफ़ सामने आ गया, और इसी तरह कुछ और भी छोटी पार्टियां हैं उनका भी यही मौक़िफ़ है। तो 1 महीना पहले के इमरान खान और 1 महीने बाद का इमरान खान जो है उसमें मुझे काफ़ी फ़र्क नज़र आता है। 1 महीने पहले उनकी हुकूमत जो है वो काफ़ी मजबूत थी, और आज उनका जो गुस्सा है और जिस तरीके से उन्होंने बिलावल साहब की नकलें उतारी हैं, तो वो नकलें उतारने का जो उनका स्टाइल था और जो अंदाज़ था वो ज़ाहिर बात है किसी वज़ीर-ए-आज़म का नहीं था। उसमें ऐसा लग रहा था कि शायद वो कुछ फ्रस्ट्रेटेड हैं। बहुत शुक्रिया। हामिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद थे, सुलराई साहब भी हमारे साथ मौजूद थे। अब हुकूमत को कारकर्दगी ही दिखानी पड़ेगी, अपोजिशन के खिलाफ करप्शन के नारे और बयानिए से काम नहीं चलेगा, कारकर्दगी से ही काम चलेगा। आज के प्रोग्राम में इतना ही, आपसे कल के प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।